गुड मॉर्निंग। शांत हो जाओ। जल्दी आओ फटाफट। नमस्ते। देखो आज हमारी क्लास शुरू होगी बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से। एक काम करो, आप वहां से उठो, यहाँ बैठो, इधर आ जाओ। हाँ हाँ, आप ही से कह रही हूँ, इधर आ जाओ। और तुम उधर से खड़े होकर पीछे वाली सीट पे चले जाओ। अरे एक कदम पीछे ही तो जाना है। अगर मैंने बीच में बोलते हुए पाया क्लास से बाहर निकाल दूंगी, समझ गए? चलो देखो, हम लोग शुरू करेंगे। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा जान लिया था इसके बारे में, यानी हम बात कर रहे थे व्याकरण के बारे में। ये आपको लिखा हुआ है, मैंने कल कुछ नहीं लिखवाया था। आज हम अपने नोट्स के हिसाब से चलेंगे, ठीक है? जैसे हमारा नोट्स दिया है, तो नोट्स में जो मैंने कल आपको बात बताई थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से वर्ण विभाग यानी वर्णमाला की परिभाषा से। तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा लिखिए और इसमें फिर आगे हम समझते हैं। लिखिए इसमें वर्णों वर्णों ब्रैकेट में लिखना लिपि चिन्ह। वर्णों ब्रैकेट में लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। कहीं कहीं पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को ये आ जाएगा, तो ध्यान रखना व्यवस्थित शब्द या क्रमबद्ध ये शब्द आपका होना चाहिए। अगर ये शब्द रहेगा तो तभी पता चलेगा कि हम क्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वर्णमाला हो गया। अब इसके बाद नीचे हम देखेंगे, इसमें कुछ परिभाषा हमें इससे अलावा और लिखनी है। वर्ण की परिभाषा लिखिए। पहले तो दो शब्द हम लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ पे वर्ण के बारे में लिखिए। वह इकाई जिसे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। वह इकाई जिसे, इधर आ जाओ, इधर से निकल के, इधर स्पेस है। वह इकाई जिसे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता वर्ण कहलाता है। कल मैंने आप लोगों को समझा दिया था टुकड़ों में तोड़ने का मतलब क्या होता है। कितने छात्र हैं जिनको नहीं पता? आज भी कोई छात्र ऐसा है जिसे नहीं पता? कल की क्लास ना देखियो, सबको पता है टुकड़ों में तोड़ना? नहीं पता? देखो मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिखा शाम। अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़ने की बात करें तो हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, यानी शा और म। अगर हम इसको तोड़ने की बात करें तो इसे हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, व्यंजन और स्वर। और इसे देखें तो इसे व्यंजन और स्वर। तो
अब ये जो आपके सामने आया इसे हम और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, तो इसी को कहते हैं टुकड़ों में तोड़ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग बनाओ अक्षर। अक्षर क्या होता है? देखो किताबों में आपको इसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से मिलेगी। कोई कहता है कि अक्षर वो है जो एक सांस में या एक आघात में जिसका उच्चारण हो जाता है, इस तरह से। तो हमें ये बात समझ में नहीं आती कि एक आघात में उच्चारण होने का मतलब क्या है। फिर अगर ये बात समझ में भी आ जाती है तो छात्रों का अगला प्रश्न ये रहता है कि फिर जो स्वर हैं हमारे, ये भी तो अपने आप उच्चारित हो जाते हैं, तो क्या ये फिर अक्षर कहलाएंगे? तो फिर ये समस्या आती है। तो इसलिए मैं वो परिभाषा नहीं लिखवाती जो किताबों में अधिकतर सबके बारे में लिखी है। आप अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर का मतलब है, आप इसमें लिखिए कि जब किसी व्यंजन के साथ स्वर आ जाता है, जब किसी व्यंजन के साथ स्वर आ जाता है तो वह युग्म अक्षर कहलाता है। जब किसी व्यंजन के साथ स्वर आ जाता है तो वह युग्म अक्षर कहलाता है। अब आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो इसे हटा देते हैं हम, दोबारा से कोई भी वर्ण आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ये हमारा तालु श है प्लस करके आ, ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो बराबर ये जो हमने यहाँ लिखा ये हमारा क्या है, अक्षर है। ठीक है, इस तरह से लिख लो उदाहरण में। जैसे लिख लिया ये। अब इसी में एक लाइन लिखो, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ऐसे ही डैश लगा के आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट बना के, क्योंकि कल आप लोगों ने लिखा नहीं था, कल मैंने लिखवाया नहीं था, सिर्फ समझाया था। तो आज हम जो हमारी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है उसे लिखेंगे। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है तथा ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। देखो कल हम लोगों ने कहा था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात ये बताना चाहती हूँ कि हम किताबों को जब देखते हैं तो जब आप पढ़ोगे गहराई से तो बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे कि ये आपको ऐसे बताया जाएगा। अच्छा, आप में से कितने छात्रों को ये पता है कि हमारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? 56? ये तो मैंने पहली बार सुना है। हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, ऐसे यह संख्या आती है। अब आपको मैं बताती हूँ, जब आप किताबें देखेंगे मार्केट में तो ये संख्या अलग अलग मिलेगी आपको। कोई कहता है 44 हैं, कोई कहता है 46 हैं, कोई 48 कहता है, कोई 33 वर्ण अगर स्वर को अलग रख देगा और व्यंजन को अलग रख देगा, इस तरह से। तो डिफरेंट तरीके से सबके वर्णमाला की संख्या आती है। पर अगर आपका प्रश्न आता है परीक्षा में कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपको 52 सही करना होता है। तो 52 वर्ण, अब आप अगर मुझसे पूछें कि मैम आपके नज़रिए में क्या सही है, तो 52 वर्ण अभी तक जो हम वर्णमाला में पढ़ते हैं, यानी हिंदी भाषा
के अंदर जिन वर्णों को हम पढ़ते हैं वो उनकी कुल संख्या 52 ही है, तो इसलिए हम 52 रखते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग विद्वान अलग अलग संख्या बता देते हैं चीज़ों के बारे में। तो आपको इस वाली चीज़ से रूबरू होना पड़ेगा आगे, या तो आपके दोस्त जो कहीं और पढ़ते होंगे, जिन्होंने कहीं और से पढ़ा होगा, तो आपको कहेंगे कि गलत पढ़ रहे हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे विचार देना चाहूँगी। मैंने कामता प्रसाद गुरुजी की किताब में पढ़ा है। आप जानते हैं कामता प्रसाद गुरुजी कौन है? जिन्होंने हिंदी व्याकरण को इकट्ठा किया, ठीक है, बनाया। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हम जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनकी किताब में शुरुआत में ही सबसे पहले लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 20 से भी ज़्यादा बार व्याकरण को सुधार किया था। अब जो व्याकरण बना रहा है वही अगर उसको 20 से भी ज़्यादा बार सुधार कर रहा है, तो ये संभावना तो है कि आने वाले टाइम में भी उसमें सुधार की संभावना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने कैसे किया, उनकी किताब में आप देखेंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी उनकी किताब। तो उन्होंने कुल संख्या कही कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 43 होती है, ठीक है। उसी के नीचे उन्होंने लिखा कि स्वर की संख्या 11 होती है। फिर उन्होंने कहा और व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो मेरा दिमाग घूम गया कि स्वर और व्यंजन को अगर हम जोड़ के देखें तो ये संख्या टोटल कितनी होगी, 44, और इन्होंने कुल 43 कैसे दे दी, यही समझ में नहीं आया कि ये संख्या कैसे दे दी, जब इन्होंने यहाँ पे ये बताया। इसके बाद अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आप देखेंगे किताबों में, तो फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, सोचा और ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक रही हो। फिर इन्होंने उसी क्रम में आगे बताया कि 4 हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है, और उसी क्रम में इन्होंने आगे बताया कि 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो इसमें और 6 संख्या आ गई। फिर इसके साथ इन्होंने ये बताया कि स्वर के साथ जो 2 हमारे अयोगवाह होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह से इनकी कुल संख्या जो है क्या बैठती है, वो भी 52 ही बैठती है, जिन वर्णों के बारे में इन्होंने बात करी है। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि अब जो किताब में लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 43 होती है, ये किस हिसाब से है। तो हम क्या समझ सकते हैं इसको कि ये टाइपिंग मिस्टेक रही होगी। ऐसा हो सकता है ना कि किताब में मान लो जो जिसने प्रिंट किया है टाइपिंग मिस्टेक रहेगी, नहीं ध्यान दिया है किसी ने, क्योंकि इस तरह की मिस्टेक उस किताब में और भी बहुत हैं। तो ये लेकिन हमारे हिंदी के लिए लेकर क्या है समाज में, क्योंकि कामता प्रसाद बाबा की किताब में लिखा हुआ है तो अब हम इसको ही पत्थर की लकीर मानेंगे, हम इसे बदल नहीं सकते। इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारी हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैं इन दिनों आप लोगों के लिए एक किताब बना रही हूँ हिंदी की, जिसमें आपको प्रश्न की व्याख्या रहेगी और बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास रहेगा। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही देख रही थी। एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया, 2 दिन पहले की बात है। शब्द था रत्नाकर, और इसका प्रश्न ये था कि रत्नाकर में संधि विच्छेद बताइए। और उसमें जहाँ पे मतलब जिस परीक्षा में ये प्रश्न आया वो आपकी UPSSC की शायद युवा कल्याण अधिकारी वाली कोई परीक्षा हुई है, उसमें ये आया था। तो मैं इस शब्द को बहुत देर तक तो सोचती रही कि इस शब्द में संधि विच्छेद, और वो भी ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मतलब आयोग ने दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि पता नहीं कैसे दिया है। फिर आंसर देखा तो इसका आंसर क्या दिया है, आंसर हो जाता है इसका रत्न प्लस आकर। अब ये वाला आंसर देख के तो मेरी खोपड़ी ही घूम गई। मैंने कहा मतलब कि जो अब तक हमने इतनी संधि पढ़ी है उन सब का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब वो सब चीज खत्म हो गई। कैसे, अब मैं बताती हूँ मैंने क्या ये वाली चीज। अब कैसे आप कहेंगे कि क्यों इसमें संधि नहीं हो सकती। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात पे हुआ कि आयोग में बैठे हुए जैसे लोग, किसी बेबुद्धिहीन ने मतलब प्रश्न बनाया होगा, क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन में कितने ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, बिना पढ़े अनपढ़ लोग बना रहे हैं वो प्रश्न। कुछ भी शब्द उठाएंगे, किसी में तो समास रख देंगे, किसी में संधि रख देंगे, चाहे उसमें लॉजिक हो या ना हो, आता हो या ना, तोड़ ताड़ के आपको आंसर भी दे देंगे कि ये आंसर है। फिर आपको ये कहा जाएगा कि इनको रट लो। अब आयोग जैसे परीक्षा में मतलब जो आपको
जॉब के लिए निकाल रहा है, वहाँ जैसे स्तर पर अगर ये प्रश्न आ जाता है तब तो छात्रों के दिमाग में भी डाउट जाएगा ना कि ये कैसे आया है। तो मैं ये वाली बात आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मैं इस पॉइंट पर लेकर आगे बात करने वाली हूँ कि हम आयोग से भी ये सवाल जवाब करें कि जो प्रश्न अपने आप में ही गलत है वो प्रश्न कैसे हमको गलत सिद्ध कर सकता है जब आपके प्रश्न को गलत कर दिया जाता है। अब संधि क्या कहती है? संधि जैसे मान लो शब्द है हमारा हिम, मैं बिल्कुल बहुत ऐसी ले रही हूँ सरल जो आपने आज तक पढ़ी है और सबको पता है, हिम प्लस आलय। जब आप इस शब्द से संधि बनाते हैं तो क्या शब्द बनता है? हिमालय। तो एक बात ध्यान रखना, जब हम शब्द निर्माण पढ़ेंगे तो शब्द निर्माण की एक बात होती है कि ये शब्द निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना होता है और उसकी शर्त ये होती है कि वो जो दो शब्द आ रहे हैं उन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो बनने वाले शब्द में निहित होना चाहिए। दोनों का नहीं तो दोनों में से किसी एक शब्द का, कम से कम मूल शब्द का तो होना ही चाहिए, क्योंकि शब्द निर्माण में हमारे उपसर्ग और प्रत्यय भी आते हैं। तो कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय का जो अपना भाव होता है वो नहीं आता, लेकिन वो जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उस शब्द का मूल भाव उसके अंदर होता है। तो हम यहाँ देखते हैं हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, ठीक है। और आलय का मतलब क्या होता है? रहने का स्थान। तो हिमालय क्या है? बर्फ का स्थान। तो जहां बर्फ का स्थान है वहां पर क्या है? हिमालय है। तो इसे हमें समझ में आता है कि ये हो गया। इसी तरह से शब्द आता है विद्यालय, विद्या प्लस आलय। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब स्थान। तो ज्ञान का स्थान किसे कहा गया है? विद्यालय को। ऐसे ही पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। तो जो ऊपर शब्द दिया है उनका अर्थ निहित है, ठीक है। इसी तरह से आता है, आप कितना भी कठिन से कठिन शब्द आप ले लें, जैसे मान लो अगर हम यण संधि से लें, अत्यधिक शब्द आता है तो अति प्लस अधिक। तो अति माने भी अधिक होता है और अधिक का मतलब भी अधिक यानी ज्यादा, और अत्यधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा से भी ज्यादा। तो ऊपर जो शब्द दिए हैं उनका अर्थ निहित होता है। तो ये नियम हर जगह काम करता है, चाहे वो समास हो, चाहे वो प्रत्यय हो, चाहे वो उपसर्ग हो, चाहे संधि हो। अब जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा भाई रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? तो ये सागर का यानी समुद्र का पर्यायवाची है। तो इस ये जो रत्नाकर शब्द आया इसका अर्थ हो गया सागर, और इस रत्न का अर्थ क्या हो गया? रत्न ही है, जिसे हम हीरे जवाहरात या जो भी कह सकते हैं, ठीक है। आभूषण कह सकते हैं, आभूषण नहीं कहेंगे, रत्न पत्थर होता है एक तरह से, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कीमती पत्थर, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं, तो रत्न होता है। और इस आकर का क्या अर्थ है? ये आकर शब्द अगर हम देखें तो ये जो आना हमारी क्रिया होती है इसका पूर्वकालिक रूप है आकर, ठीक है। इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा। अब इनको जोड़ो, ये बन रहा है यहाँ पे ये मूल शब्द, इसका कुछ और अर्थ है, इसका कुछ और अर्थ है, और यहाँ पे जो बन के आया शब्द इसका कुछ और अर्थ है। कौन सा संधि का नियम इसमें लग रहा है? मतलब ये देख लिया कि शब्द के बीचों बीच आ दिखाई दे रहा है तो ए और अ मिलके बन जाएंगे तो संधि हो गई। मतलब किसी शब्द में भी बना देंगे आप संधि तोड़ ताड़ के, चाहे संधि का बोलने में लगे ना। अब हुआ क्या है, ऐसा क्यों नहीं समझ में आता हमको? हमें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे जो विद्वान थे जिन्होंने व्याकरण बनाया वो नहीं जानते थे कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी इतनी ढस्सू हो जाएगी। शब्द सुना ना, लोकल शब्द ढस्सू मतलब मूर्ख। उन्हें नहीं पता था ऐसा, वो सोचते थे कि जैसा मैं हूं वैसी ही मेरी पीढ़ी होगी। उन्हें लगता था जैसा मैं विद्वान हूं वैसी मेरी पीढ़ी होगी। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो लिखा बहुत शॉर्ट। जब आप परिभाषाओं को देखेंगे तो परिभाषा क्या बताती है? एकदम से शॉर्ट शब्द बताती है। अब ये तो मैंने आपको संधि में बताया, अब मैं आपको इसी नियम के बारे में बताती हूँ, अर्थ के बारे में। जब आप उपसर्ग बनाते हैं, मान लो किसी अ के साथ आपने सत्य शब्द का प्रयोग किया और इस सत्य के आगे अ लगाकर शब्द बनाया तो ये क्या बन जाता है? असत्य। सत्य का मतलब क्या होता है? सच। आ का भाव आता है नहीं। असत्य का क्या अर्थ होता है? जो सच नहीं। तो ऊपर दोनों शब्दों का, दोनों टुकड़ों का अर्थ इसके अंदर निहित है, ठीक है।
इसी तरह से हम देखते हैं एक शब्द होता है, मैं बिल्कुल ऐसा समझने वाला शब्द लूंगी। शब्द है आपका झाड़ू। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि झाड़ू में कौन सा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो ये प्रत्यय है, ये जो शब्द है हमारा, ये बना है झाड़ प्लस ऊ से। इस झाड़ का मतलब क्या है? ये झाड़ है धातु, और ये वो झाड़ नहीं है जो हम झुंड झांड को समझ लेते हैं। ये धातु है, यानी इसकी क्रिया अगर हम देखेंगे तो इसकी क्रिया होती है झाड़ना। झाड़ना का मतलब सफाई करना, और इसमें ऊ लगा दिया तो बना झाड़ू। और झाड़ू क्या साधन होता है? सफाई करने का साधन। तो कहने का मतलब है जब आप प्रत्यय बनाते हैं तो प्रत्यय में भी जो मूल शब्द है उसका अर्थ निहित होता है, ठीक है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आता है जब उपसर्ग के लिए आता है, इस तरह से पूछा जाता है, जैसे शब्द है आपका दुकाल, शब्द है आपका जैसे दुकान, दो शब्द दिए, उपसर्ग के अंदर आता है। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, या क्या दोनों ही शब्दों में उपसर्ग लगा है? देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और जो उपसर्ग को बस आगे वाले हिस्से को देख के पढ़ता है वो पक्का कहने वाला है कि दोनों शब्दों में उपसर्ग लगा है। समझ गए ना? क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है। फिर कभी कभी कुछ चीजें हमें ऐसे बता दी जाती हैं कि उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द होना चाहिए, मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ा होता है। तो मूल शब्द वाली बात होती है तो बच्चा ऐसे देखता है, यहाँ काल अपने आप में मूल शब्द है, यहाँ कान अपने आप में मूल शब्द है, ये दू हो गया, ये दू हो गया, तो मतलब दोनों में उपसर्ग हो गया। क्या हो जाएगा? नहीं। आपको मार्केट में बहुत सारी किताब मिल जाएंगी जिसमें दुकान भी लिखा हुआ है, और फिर वही प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, और वो आ जाता है आपका दुकान। अब जानते हो ये कैसे बनता है? ये शब्द आपका क्यों नहीं है? आप कहेंगे देखने में तो एक जैसा लग रहा है ये, तो यह शब्द दू प्लस काल से मिलके बना है। दू का मतलब है बुरा, ठीक है, बुरा अर्थ आ जाता है, बुरा से आ जाता है, दो से आ जाता है, नीच से आ जाता है, ठीक है, भाव होता है। और काल का मतलब समय। दुकाल किसको कहते हो आप? बुरा समय, ठीक है, जो बुरा समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? दुकाल कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये शब्द है यानी मूल शब्द है उसका अर्थ निहित है उसमें। अब यहाँ पे बात करेंगे दू, मैंने दो अर्थ बताए, बुरा और दो, ठीक है। और यहाँ पे कान का अर्थ हो गया कान। तो बच्चा ये कह सकता है कि मैम दो कान तो होते हैं, सबके दो कान होते हैं, दो अर्थ ले लें तो मान लेंगे कि दो कान होते हैं, लेकिन क्या इसको दुकान कहते हैं? नहीं ना। दुकान किसको कहते हैं? दुकान हम जहाँ बिस्कुट लेने जाते हैं, अच्छा, जहाँ बिस्कुट लेने जाते हैं ये, या जहाँ पे व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए बैठता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? दुकान कहते हैं। या हमें किसी सामान की आवश्यकता पड़ती है तो हम जिस जगह पे जाते हैं उसे, जिसे अंग्रेजी भाषा में आप शॉप कहते हो, उसको हम उर्दू भाषा में दुकान कहते हैं, ठीक है। दुकान उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस शब्द के अंदर ये शब्द अपने आप में सार्थक शब्द है, ठीक है। हिंदी में तो व्यवसाय क्षेत्र या कुछ ऐसा होता होगा, हिंदी में मुझे याद नहीं है, दुकान ही चलन में है, तो परचून नहीं कहते, वो सामान होता है बच्चा, ठीक है। वो परचून की दुकान वो उसकी कैटेगरी है, एक श्रेणी है, वैरायटी है, ठीक है। चलो बाद में ध्यान देंगे, याद करके बता दूंगी। अब पहले इस पे फोकस करो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरे बताने का मतलब यह है कि आपको समझ में आ गया ना, तो इससे पता चल गया कि हम जब किसी शब्द के अंदर कोई चीज खोजते हैं तो उसमें हम आगे पीछे देखते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि क्या रत्नाकर में संधि हो सकती है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, और इसको बनाने वाला गलत और इसको पूछने वाला गलत, मतलब सबके सब मूर्ख हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैसे हिंदी लोग पढ़ते हैं और कैसे लोग हिंदी पढ़ाते हैं। ये जो शब्द है
ऑब्जेक्शन बिल्कुल उठा सकते हैं और हम तैयारी में हैं। मैं यही चीज सोच रही हूँ। अब ये है कि ऑब्जेक्शन उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। भाई हिंदी सुधारने का ठेका हमने ले रखा है क्या? आप एक बताइए। पहली चीज तो 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, हम आज तक आजाद नहीं हुए अंग्रेजी से। अंग्रेज मतलब अंग्रेजी बराबर और क्या है? आप ये देखो, आप खुद ही सोचो। मान लो आप कहीं पे जा रहे हो और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे, प्यार से बोल रहे हो, नहीं सुन रहा, आपको आता है गुस्सा, आप एक लाइन अंग्रेजी में बोलते हैं, डर जाता है, थर थर कांप जाता है। किससे कांपा वो? अंग्रेजी से। मतलब हम आज भी गुलाम हैं अंग्रेजी के, आज भी गुलाम है। तो इस देश की अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस देश को एक भाषा दे। वो तक नहीं घोषित कर पाए कि हमारी राष्ट्रभाषा तक घोषित नहीं हुई है इन पे कि किस में लिख रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि राजभाषा में काम होना चाहिए, राजभाषा हिंदी भाषा है, तो भी हम नहीं कर रहे। हम बस एक पॉइंट को पकड़ लिया हमने कि विशेष परिस्थितियों में अंग्रेजी भाषा चल सकती है, तो वो विशेष परिस्थितियां ही चल रही हैं पूरे देश में। तो आपको नहीं लगता कि हम कहाँ से आज़ाद हो गए? ये तो सब कहने वाली चीज़ें हैं, बस सब लोग अंग्रेजी बैठे हुए हैं जो चला रहे हैं हिंदी को। तो खैर चलो, हम बात करेंगे आयोग से कि हमें मौका दे इन चीज़ों को सुधारने का। पर मैं अब आपको बताती हूँ कि एक्चुअली रत्नाकर है क्या। रत्नाकर शब्द संधि से बना शब्द नहीं है। रत्नाकर शब्द बना है समास से। और क्या होता है रत्नाकर? कर माने ये दो शब्दों से मिलके बना है, रत्न प्लस कर। अब आप कहेंगे फिर इसमें आ कैसे आ गया? तो समास में ये चीज नहीं आती। समास कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से बने वाक्य को हम एक शब्द में पिरो सकते हैं। तो क्या है? रत्नों को करने वाला या रत्नों को बनाने वाला क्या कहलाता है? रत्नाकर। और वो कौन है? सागर। दूसरा शब्द आता है हमारा एक रत्नगर्भा। एक रत्नाकर और एक है रत्नगर्भा। रत्नगर्भा हम कहते हैं किसको? पृथ्वी को कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के गर्भ में रत्न पाए जाते हैं। जैसे हीरा कोयले की खान में मिलता है, तो वो कोयला कहाँ मिलता है? पृथ्वी के गर्भ में मिलता है। तो इसलिए हम पृथ्वी को रत्नगर्भा के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि सीपी जो होता है वो कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है, यानी पानी में। तो सीपी के अंदर मोती बनता है और मोती को हम रत्न की श्रेणी में रखते हैं। तो इसलिए हम सागर यानी जो रत्नाकर है, इसको रत्नाकर बोल देते हैं सागर को, समुद्र को, कि ये रत्नाकर है, रत्नों को बनाने वाला। और भी अगर हम देखें तो कहते हैं कि सागर में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो रत्न से कम नहीं है, इसलिए भी उसको रत्नाकर बोला जाता है। तो ऐसे ही ये शब्द है, यानी ये संधि विधि से नहीं बना। ये किससे बना है? ये बना है समास विधि से। ठीक है, तो समास विधि से बना हुआ शब्द है हमारा रत्नाकर। अब इसमें जबरदस्ती संधि लगा देते हैं। ऐसे ही संधि लगाते हैं एक और शब्द है, और वो क्या है? युधिष्ठिर। आप देखेंगे मुझे ये इतनी बार आता है और ये आयोग ने भी पूछ लिया, और इसमें क्या देते हैं आपको? संधि। अब देखो ध्यान देना, हम वर्णमाला पढ़ के, वर्णमाला पढ़ने के बाद हमारा संधि शुरू होगा। अभी मैं आपको ये प्रश्न दे रही हूँ, आपको इसे खोजना होगा। इसकी संधि विच्छेद जो देते हैं लोग, वो क्या देते हैं? दो तरह की मैंने देखी है। कुछ कहते हैं युद्ध प्लस स्थिर, ठीक है, और कुछ बोलते हैं युधि प्लस स्थिर। ऐसे कहते हैं, युधि प्लस स्थिर। मैंने जब संधि पढ़ाई है, उन संधियों में मैंने इतना दिमाग लगा लिया। हिंदी की संधि की बात कर रही हूँ भाई, अगर हमारी संस्कृत की संधि में हो तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये शब्द तो अभी हमारी हिंदी में, तो हिंदी के तो किसी नियम में ये फॉलो नहीं करता। जब हम बात करते हैं संधि विच्छेद की, अब देखेंगे अंतिम वर्ण अगर इसमें देखते हैं तो अंतिम वर्ण इसमें क्या आता है? अ आता है। और प्रथम वर्ण देखते हैं तो वो क्या आता है? ये स आता है। तो अ प्लस स का ये युग्म हमने आज तक कहीं नहीं देखा। और अगर कहीं आ भी जाए तो ये जो हमारा शब्द है, यानी जो ये यहाँ पर थ दिया हुआ है, ये थ यहाँ पे आके ठ कैसे हो जाता है? हमारी ये समझ से बाहर है कि वर्ण तो होता है, जो दो वर्ण आपस में मिलते हैं परिवर्तन तो उसमें होता है, लेकिन ये दूसरा कैसे बदल रहा है, किस नियम पे बदल रहा है, ये नहीं पता होता। अगर इसकी बात करें तो इसमें ई आ जाता है और यहाँ पे ये स हो जाता है। ये नियम भी हमने हिंदी में कहीं नहीं पढ़ा किसी भी संधि के अंदर, तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी में। और फिर क्या कहते हैं, और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे आता है जब लिख दिया जाता है ये अपवाद है। अरे आप मतलब कितने बड़े बुद्धिहीन है
जब आपको ये पता है कि समास के अंदर ये शब्द बिल्कुल फिट बैठता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है? युधिष्ठिर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी ये पूछा जाता है, वहां आप कहते हैं तो आप वहां कह सकते हैं आराम से कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा समास के अंदर आ सकता है। जबरदस्ती इसमें संधि क्यों खोजते हैं हम? तो ध्यान रखिएगा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, हर शब्द में संधि नहीं होती, हर शब्द में समास नहीं होता, हर शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है? जब हम शब्दों की बात करते हैं, शब्दों का वर्गीकरण, जब शब्द को हम बांटते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं। कौन सा? एक शब्द आता है हमारा योग रूढ़, शब्द आता है हमारा रूढ़ शब्द, ठीक है। पहला हमारा शब्द है रूढ़, रूढ़ शब्द। दूसरा आता है यौगिक शब्द, ठीक है। और तीसरा आता है योग रूढ़। तो ये 3 शब्द आते हैं, तो अब ये 3 तरह से बांटते हैं। तो इतना आप मान सकते हो ना कि ये शब्द मतलब हम 100% शब्दों की बात कर रहे हैं हिंदी के, ठीक है। हम हिंदी के 100% शब्दों की बात कर रहे हैं। जब हमने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया तो आप इतना तो मान सकते हो कि हो सकता है ये कितना हो, 30% हो, ठीक है। ये कितना हो, मान लो इसको हम 60% मान लेते हैं। ये कितना हो गया, ये हमारा 10% हो गया। अब प्रतिशत कैसे भी हो सकता है, इतना तो मान के चलेंगे ना। तो इस तरह से हो गया। तो अब रूढ़ शब्द क्या होता है? ये कहता है कि जो शब्द अपना अर्थ लिए होता है वह रूढ़ शब्द होता है। यदि उस शब्द को तोड़ा जाए तो वो अपना मूल अर्थ खो देता है, यानी हम कहेंगे सार्थक शब्द को। अब सवाल उठता है आपके दिमाग में कि ये सार्थक शब्द है क्या, मतलब सार्थकता का मतलब क्या है? तो जैसे मान लो मैं अगर शब्द लिखती हूँ, मैंने एक शब्द लिखा, क्या है ये शब्द? पुस्तक। पुस्तक का मतलब जैसे ही आपने पुस्तक पढ़ा आपके दिमाग में क्या छवि बनी? किताब की बनी। तो ये इसमें इस शब्द के अंदर जो आपकी छवि बनाने वाला जो भाव है ना, वो होती है सार्थकता। जैसे मान लो मैंने लिखा सेब, आपके दिमाग में कुछ छवि बनी सेब की, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा हाथी, तो आपको हाथी दिखा कि हाथी कैसा होता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे शेर, तो आपके दिमाग में छवि बनी, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द होता है जतरा, आपके दिमाग में छवि बनी। कुछ लोगों के दिमाग में बनी और कुछ लोगों के दिमाग में नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपको पता नहीं है जतरा होता क्या है, ठीक है। जतरा कहते हैं दिन को, ये बिहार साइड के लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जतरा दिन को कहते हैं, दिन का पर्यायवाची आता है। अब मैं आपसे कहूं जतरा, अब छवि बन रही है ना कि हाँ इसका मतलब क्या होगा, दिन होगा। तो ध्यान रखना, जब शब्दों के पीछे आपके दिमाग में जो छवि बनती है उसी को कहते हैं सार्थकता, ठीक है, वो होता है सार्थक। अगर मान लो कि हम अगर इसको उल्टा पुल्टा कर दें, या जैसे इसको छोड़ दें, इतना इतना नहीं, इतने पे तो आ जाएगा, हम ठीक है इसको हटा दें, बस दोनों को लेके जा रहा है साथ में, इसको हटा देते हैं। ये जो शब्द अब आपको दिख रहा है, ये कोई शब्द दिख रहा है आपको? इसके पीछे कोई भाव समझ में आ रहा है? नहीं ना। तो यही कहते हैं रूढ़ शब्द। यदि उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अपना जो मूल अर्थ होता है उसको क्या करते हैं, खो देते हैं। तो वैसे शब्द जो अपने आप में चाहे 2 वर्ण से मिलकर बने, 3 वर्ण से बने, 4 से, 5 से, 6 से, जितने वर्णों से मिलकर बने, वो अपने पास क्या रखते हैं, एक भाव रखते हैं, अपना एक सार्थक अर्थ रखते हैं। अब जब हम यौगिक शब्द की बात करते हैं तो यौगिक कहता है कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है। तो योग से बनते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और ये शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संधि शब्द, दूसरा उपसर्ग शब्द, तीसरा प्रत्यय शब्द, और चौथा हो जाएगा समास।
उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द ये होते हैं, आपको पता है उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे लगता है, उपसर्ग बन जाता है, ठीक है। उससे वो उपसर्ग होता है जो लगता है, उससे बना हुआ शब्द होता है, उसको कहेंगे उपसर्ग विधि से बना शब्द। प्रत्यय किसी मूल शब्द के बाद में लगता है, और जब वो उसे लग के शब्द बनाता है तो उसे कहेंगे प्रत्यय से बनने वाला शब्द। समास दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करना। समास का अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेप का मतलब होता है छोटा करना। तो हम दो या दो से अधिक बने शब्द जो होते हैं उनको छोटा कर देते हैं। एक तरह से क्या, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो विधि होती है, आप ये कह सकते हो कि अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए बने शब्द जितने भी हैं वो सबके सब आपके समास के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो छोटे होते हैं। और संधि, तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये 60% शब्द रखे, तो 10% हमारे हो गए योग रूढ़ में और 30% हो गए रूढ़ में। तो ये बात तो समझ में आती है ना कि कम से कम 40% शब्द तो ऐसे होंगे ना जिनमें आपको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय या समास में से नहीं मिल सकते। इतना तो समझ में आता है। लेकिन हमारे देश की जनता को ये चीज समझ में नहीं आती। जब पढ़ते हैं तो मतलब अंधाधुंध कुछ भी पढ़ता है। संधि पढ़ ली तो अब उनके दिमाग में आता है हर चीज में संधि। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको संधि बताई, सुरेश शब्द में संधि बताई, सुर प्लस ईस। अब आप में से किसी बच्चे का नाम था सुरेश, तो अब उसके बगल में बैठा है मोहन। अब वो कह रहा अच्छा इसके नाम में संधि होगी, तो मैडम मोहन में बताओ, मोहन में कौन सी संधि होगी? बेटा हर नाम में संधि थोड़ी ना हो सकती है। सुरेश शब्द का अर्थ है सुर का, सुर मतलब देवता, ठीक है, देवताओं का ईश, देवताओं का स्वामी, उसे कर दिया सुरेश। किसके लिए आता है सुरेश? इंद्र के लिए, ठीक है, देवताओं का राजा जो आता है, ठीक है। अब मोहन शब्द की बात करें तो मोहन शब्द तो अपने आप में एक शब्द बना है। हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि मन को हरने वाला को हम कह सकते हैं मोहन या मनमोहन। अगर मनमोहन हो तब बताएंगे इसमें दो शब्द हैं, ठीक है। उसी तरह से हम आ गए उपसर्ग पे। तो उपसर्ग में शब्द आ गया, किसी का नाम है विजय, तो मैंने बताया कि विजय शब्द में वी प्लस जय यानी वी उपसर्ग लगा हुआ है। जय माने जीतना, वी माने अधिक, तो विजय हो जाता है, जो पूरी तरह से जीत गया हो तो विजय हो गया। अब उसी की बगल में सोहन बैठा है, तो उसे लगा मेरे नाम में भी उपसर्ग होगा, इसके नाम में आ गया, तो अब बताओ सोहन में बताओ। ऐसे छात्र सोचते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि जब भी आपका शब्द होता है, इन शब्दों का मतलब ये नहीं होता केवल जो परिभाषा आपकी दी हुई है, इन सारे शब्दों के अंदर एक चीज निहित है, जब क्योंकि ये यौगिक शब्द से बनते हैं। देखो ये बात आपको अपने आप पता होनी चाहिए। हमने कहा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द की परिभाषा कहती है जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो। दो शब्द तो तब आएंगे जब उनमें सार्थकता होगी, और अगर उनमें सार्थकता ही नहीं है तो फिर वो शब्द बनेगा कैसे? समझ गए? तो इस सार्थक शब्दों का अर्थ नीचे तो आएगा ही, क्योंकि वो अपने अर्थ को तो खोएंगे नहीं, अपने अर्थ को तो लेके आएंगे ही उसके साथ। तो ये इस तरह से शब्द बनते हैं। पर बात यही है कि पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले इस तरह से पढ़ते और पढ़ाते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, बस रट्टू तोता एक तरह से क्या करते रहते हैं, रटते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को रटें नहीं, आप लोग इस चीज़ को सीखें। हालांकि मैं क्लास शुरू करने वाली थी, बीच में थी, बट बात आ गई तो मैंने आप लोगों को ये समझाया, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आज डेमो के लिए भी हैं। और फिर ये चीज़ मैं उस समय समझाती हूँ जब संधि शुरू करती हूँ, तो पहले पता होना चाहिए कि भाई हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि ये होता है ना कि कई बार हमारे छात्र ना फीस को देखकर कहीं पे भटकते रहते हैं इधर उधर। अब पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वो सारी चीज चलती रहती है। तो यही समझाने के लिए, खैर चलो, मैं आपको बता रही थी, शुरू करेंगे हम अपना। वर्ण हमारे दो प्रकार के माने गए हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो कल मैंने आप लोगों को इनके बारे में प्रैक्टिकल करवा दिया था। हमने परिभाषा पढ़ी थी स्वर की, कि स्वर क्या होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन, जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल करा दिया था आप लोगों को कैसे उच्चारित होते हैं। तो हमारे सामने एक बात ये आ गई थी कि जैसे ये हमारे व्यंजन हैं,
यानी क के नीचे ये हल लगा है, तो ये हमारा हलंत कहलाता है, यानी व्यंजन का वास्तविक रूप। ठीक है, आज एक नाम और बता रही हूं यहाँ पे, व्यंजन का वास्तविक रूप, या हम इसको कहते हैं आधा व्यंजन। समझ रहे हैं ना, आधा व्यंजन क्यों कहते हैं? तो जैसे बहुत सारे लोग आपत्ति उठाते हैं इन सब नामों पे कि आधा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, तो आप इसको वास्तविक रूप कहिए कि व्यंजन का वास्तविक रूप। अब आधा कहने से क्या मतलब होता है? आधा कहने से मतलब ये होता है कि आप इसका उच्चारण नहीं कर पाते। जब इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे तो ये क्या है? अधूरा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं, जैसे मान लो शब्द लिखा है क्या, तो कोई कहेगा कि इसमें आधा क लगा है, ये आप चाहो तो इसे आधा क बोल सकते हो, नहीं तो आप इसको व्यंजन का वास्तविक रूप कह सकते हो। अब व्यंजन के साथ हमको पता है, जब हमने व्यंजन के साथ स्वर जोड़ा तो स्वर जोड़ने के बाद ये आ गया, अब इसका उच्चारण हो पा रहा है। तो आप देखेंगे अब सवाल ये उठता है, जो अभी हमें समझना है, जो हम समझने वाले हैं, सवाल ये उठता है कि ये जो आ आया, ये आ गायब कहाँ हो गया? ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसके साथ दूसरा स्वर लिखें जैसे हमने लिखा आ, तो इससे क्या बन जाएगा? ये का बन जाएगा। तो अब फिर यही सवाल उठेगा कि जब हम इसको ऐसे बना रहे हैं तो ये आ गायब कहाँ हो जा रहा है, मतलब ये ऐसे कैसे आ गया इस रूप में? तो हम इस वाले पॉइंट को समझेंगे कि क्या है स्वर और क्या है स्वर की मात्राएं। तो जहाँ पे आपका नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप पहले एक बार स्वर की परिभाषा लिखिए, और परिभाषा लिख के हम आगे इसको समझते हैं। लिखो इसमें, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखिए, इनकी संख्या, और अब लिखना है ब्रैकेट में, आप लिखिएगा कुल संख्या। जब कुल संख्या करके आए तो आपको देना है 13, यानी 11 + 2। आगे कॉमा करके ही लिखते जाना है, ठीक है, जो मैं नीचे लिख रही हूँ उसको कॉमा करके ही लिखना है। स्वर की संख्या 11। अब यहाँ पे वो किसी तरह से भी पूछ सकता है, हिंदी वर्णमाला में हिंदी स्वरों की संख्या, ठीक है, तो भी क्या होगा? 11 होगा, या केवल स्वर की संख्या, या मूलतः स्वर की संख्या, तो क्या होगा? 11। ठीक है, अब ये जो हमने कुल संख्या में 11 + 2 लिखा है, ये 2 है हमारा अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अ, ठीक है, इसका उच्चारण होगा। अब इसमें और भी बहुत सारे ऐसे तर्क आते हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ लोग आपको कहते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर किताब ने अपने अपने हिसाब से रख रखा है। कोई कहता है कि मात्रा 2 प्रकार की होती है, एक होती है ह्रस्व मात्रा जिसे लघु मात्रा कह देते हैं, और दूसरी होती है गुरु मात्रा, ठीक है, जिसे दीर्घ कह देते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं। 10 कैसे मानते हैं? जो 10 कहने वाले लोग हैं उनका तर्क ये है कि इस 11 में एक स्वर ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको माइनस कर देते हैं, तब ये संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो ये लॉजिक ही मुझे समझ में नहीं आता कि मात्रा के आधार पर कहने का क्या मतलब है। ये जो अ है इसमें भी तो अपनी मात्रा है, क्योंकि हल को हटा देता है ना वो, तो एक तरह से उसमें तो है ही। तो
सबसे ज्यादा जो संख्या मैंने देखी किताबों में वो ये वाली देखी कि ये माना जाता है जो ह्रस्व है इसको हम लघु कह देते हैं, लघु मात्रा, और जो गुरु मात्रा बोलते हैं उसको हम दीर्घ कह देते हैं। तो मात्रा के आधार पर दो प्रकार की मात्रा हमारी होती हैं, एक होती है लघु मात्रा और एक होती है दीर्घ मात्रा। ठीक है, तो ये चीज आप कह सकते हो कि मात्रा के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। अब इस संख्या में आपने कुछ लोगों को ऐसे भी सुना होगा कि वो लोग 11 संख्या न देके 10 देते हैं और उनका कहना होता है कि जो ये री है हम इसको स्वर ही नहीं मानते, ये संस्कृत का स्वर है और ये संस्कृत भाषा में आता है, हिंदी भाषा में इससे कोई शब्द नहीं बनता, ऐसा कहना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, ये सब बकवास वाली बात है। इस वर्णमाला में कौन सा वर्ण ऐसा है जो संस्कृत से न आया हो? अधिकतर हमारे 44 वर्ण तो बिल्कुल ही संस्कृत से आए हैं। अगर हम देखेंगे तो हम उनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब हम तत्सम तद्भव पढ़ते हैं तो तत्सम शब्द के जितने भी हैं हमारे वो सब संस्कृत से हैं और वो री की मात्रा से बनते हैं। हिंदी का अपना कोई शब्द नहीं है जो री की मात्रा से बनता हो। तो इसका मतलब ये नहीं है, आप ये लगाओ हमारे पास शब्दकोश है, शब्दकोश का मतलब 100%। इस शब्दकोश में से 60% शब्द हमारे संस्कृत से आए हुए हैं और 30% शब्द हमारे हिंदी के हैं और 10% शब्द हमारे विदेशी भाषाओं से सम्मिलित हुए हैं। इस तरह से हमारा हिंदी शब्दकोश बनता है। तो अब ये बताइए कि जो ये 60% शब्द जो संस्कृत से हमारी हिंदी में आए हैं, इनमें अगर शब्द आ जाए पृथ्वी, अगर शब्द आ जाए व्रत और इसी तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं, तो ये शब्द आ जाए और हम अपने बच्चों को इसका उच्चारण न समझाएं तो हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा? इसको क्या समझाओगे फिर उसको? तो वर्णमाला में री की मात्रा पढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? स्वाभाविक सी बात है। हमें उसकी ध्वनि कैसे पता चलेगी? हमें पृथ्वी का उच्चारण करना है, हमें इसका उच्चारण करना है तो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए जो इस तरह का तर्क दें तो आप उनको ये बात कह सकते हैं। स्वयं कामता प्रसाद ने भी इसको रखा है इसमें, तो किसी कारण से रखा होगा। और अगर ऐसा लॉजिक देने वालों के लिए एक लॉजिक और है कि ये जो विसर्ग है इसके तो कुल मिला के गिने चुने 8-10 शब्द हैं, तो फिर आप इसको भी खत्म कर दो और ये भी हिंदी में नहीं होता, हिंदी शब्दों में तो नहीं होता है, ये भी संस्कृत के शब्दों में, जैसे अतः, वस्तुतः, सामान्यतः, अंततः, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सब संस्कृत के ही तो हैं। तो जब आप इसको बाहर नहीं कर सकते इन शब्दों के कारण, तो री को बाहर करने के लिए क्यों बोलते हैं? तो ये यहाँ पे लॉजिक जो है वो आप दे सकते हैं। ये आपको यहाँ पॉइंट समझ में आया। अब आता है अगला पॉइंट, स्वर की मात्रा। हमने स्वर तो पढ़ लिया, अभी तक हमने जो पढ़े वो स्वर का क्या है? वास्तविक रूप है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्वर का वास्तविक रूप। अब बात आती है स्वर की मात्रा की। तो हमें स्वर की मात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें स्वर की मात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे व्यंजनों को उच्चारण चाहिए था, और वो किसकी मदद से होता? स्वर की मदद से। स्वर अगर अपने वास्तविक रूप में उसके साथ लगता है तो वर्ण हमारा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर 2 वर्ण हो जाएंगे वहां पर। तो इसलिए हमने वर्णों के साथ जो व्यंजन हैं उनके साथ स्वर की मात्रा लगाई, और स्वर की मात्रा लगा के हमने उसको क्या बना दिया? अक्षर बना दिया। और इसीलिए हमारी देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें परिभाषा लिखिए, इस चीज को लिखो, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, जब व्यंजन के साथ स्वर का
योग करते हैं, योग 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 करते हैं, अल्प विराम लगाओ मतलब कॉमा, तो स्वर अपने, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं, उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं, उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने नीचे जैसे में ये स्वर लिखे हुए हैं, अब मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको इन सबका उच्चारण आता है? तो जरा मुझे उच्चारित करके बताओ, और आपकी आवाज थोड़ी तेज आनी चाहिए ताकि माइक में भी आ जाए। बोलो, ये क्या है? ये आपकी ध्वनि अलग अलग आ रही थी, ध्यान देना। आपने इन दोनों का उच्चारण एक ही समय जैसा किया, इन दोनों का भी उच्चारण और इन दोनों का भी उच्चारण, और साथ में इसका भी। बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने अंतर किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक ही उच्चारण किया। अब ध्यान दीजिएगा इनके उच्चारण में, इनका उच्चारण किस तरह से होगा। ये जो पहला है, ये है हमारा अ। अब आपको इसका उच्चारण कैसे करना है। ये आपका मुख है, ठीक है, ये दांत हैं आपके, इन दांतों के बीच में आपको जीभ इस तरह से बैठानी है, ठीक है। और जब आप उच्चारण करेंगे तो इसका ये बीच में, जीभ के बीच वाला जो हिस्सा है, मध्य भाग, ये चौड़ेगा। समझ गए? मैं फिर से बता रही हूँ, जब आप इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जीभ को आराम से दांतों के बीच में बैठाएं, और बीच में जो जीभ का ये बीच का भाग है, इसको ये थोड़ा सा फैलेगा, और तब उच्चारण होगा, और वो भी जल्दी, बहुत देर तक नहीं। अ करो उच्चारण, अ, ठीक है। तो ये उच्चारण है आपका, समझ गए? ए नहीं है, अ, ठीक है, समझ गए? ये है आ। अब इसका उच्चारण करने के लिए जो आपको आवाज लगानी होगी, निकालनी होगी, वो जीभ के पिछले भाग से निकालनी होगी, और इसका दुगना। ये है अ और ये है आ, ठीक है। ये ई, इसका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है ई, और ये ई, ठीक है। उ और ऊ। अच्छा, ये बताओ आप में से कितने छात्रों को इस बात में प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगाएं? सबको होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब ध्यान देना, ये प्रॉब्लम आपको कैसे समाप्त होगी, जब आप इसके उच्चारण को सही तरीके से जानेंगे। आपको इनका उच्चारण सही से सीखना है, उच्चारण करते हुए, और जब आपके सामने कोई शब्द आएगा तो उस शब्द पे ध्यान देना है, फोकस करना है कि इसका उच्चारण क्या होता है। अब इसका उच्चारण करिए, उ, और ये उ। इसका उच्चारण देखो, इसका उच्चारण होगा, मैं बताती हूँ, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। आपको उच्चारण के लिए एक ध्वनि निकालनी है, और वो ध्वनि होगी, ये जो अभी बता रही हूँ, ये है ध्वनि, ठीक है। पहले इस ध्वनि का उच्चारण करो, री, ठीक है, री होगी। लेकिन अब इसका उच्चारण करने के लिए आपको स्थान चेंज करना होगा, और स्थान आपको लेना होगा मूर्धा। मूर्धा स्थान क्या होता है चलो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पर अभी के लिए आप देखो, ट बोलो, ट, ट ठ बोल रहे हो ना। अब पहचानो जीभ किस स्थान पर है। जिस स्थान पर जीभ है इसको कहते हैं मूर्धा, ठीक है। ट ठ बोलकर पहचान लो। इसी स्थान पर जीभ को ऐसे ही मोड़ना है, लेकिन ध्वनि क्या निकालनी है? री। अब करो उच्चारण, री, ये उच्चारण इसका आ गया समझ में, ठीक है।
तो अब जब भी कभी बोलना है दिमाग में याद रखना मूर्धा स्थान से इसका उच्चारण होगा। याद रखिए परीक्षा में आपका प्रश्न आता है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है या री का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता नहीं होगा तो कैसे बताएंगे। और मेरा तरीका क्या है कि मैं आपको रटाती नहीं हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करा देती हूँ, प्रैक्टिकल करके छोड़ दो, उच्चारण करके देख लेना कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो समझ गए ना ये। चलो इसके बाद देखो, इसे बोलो, ये है ए, ठीक है, और ये है अ, ए अ। आप में से कितने छात्रों ने इसको छोटा ए और इसको बड़ा ए पढ़ा है? अब से मत पढ़ना, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, जब बचपने में हमको बता दिया जाता है कि ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा। नहीं, शांत हो जाओ। ये सब के सब क्या हैं? बड़े हैं, यानी दीर्घ हैं। ये है ए और ये है अ, ठीक है। ये है ओ और ये है औ, समझ गए। ये है अंग। अब ये अंग नहीं है, पूरा अंग नहीं, अंग बस नाक तक जाएगा। और ये गले से जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपके कंठ से आवाज नाक में जाएगी, मुख में नहीं आनी चाहिए। अंग, ठीक है। और ये है अह, पूरी तरह अह नहीं, ह है नहीं पूरा उच्चारण, बहुत हल्का सा टच होता अह। और ये चीज आप इनका सही सटीक उच्चारण आप किसी शब्द में ही कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे ये क्या होता है, एक तरह से शब्द ही बन जाता है जब आप इसका उच्चारण करते हैं, तो आपको समझना है, ठीक है। तो अब उच्चारण आपको पता चल गया कि किसका उच्चारण क्या होता है। तो चलो एक बार फिर से करके बताओ जल्दी से। री, आय, ओ, आओ, अंग, आह, ठीक है। अब याद रखना, इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। अब चलो अब बात करेंगे इनकी मात्राओं की। अब ध्यान दो, जब हम अ की मात्रा की बात करते हैं तो अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। जब हम इसे किसी व्यंजन के साथ लिखते हैं तो ये व्यंजन के नीचे आने वाले हल को क्या करता है? हटा देता है, ठीक है। इस अ की मात्रा होती है खड़ी पाई जैसी। जब इसका रूप व्यंजन के साथ आता है तो इस भांति आता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो ई, जिसे हम छोटी ई कहते हैं, इसकी मात्रा ये होती है, और जो जिसे हम बड़ी ई कहते हैं इसकी मात्रा ये होती है। तो व्यंजन के साथ इनका रूप क्या होता है? इस प्रकार होता है, ठीक है। उसी तरह से ऊ की बात करेंगे तो ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों की मात्रा व्यंजन के साथ इस प्रकार होती है। री, इसकी मात्रा वर्ण के नीचे होती है और हम इसको इस प्रकार लगाते हैं, ठीक है। ए, इसकी मात्रा ऊपर होती है 1 और आय, इसकी मात्रा होती है 2। ध्यान रखिएगा, हमारे छात्रों में यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती हो जाती है, इसकी मात्रा 2 लगा देते हैं, इसकी मात्रा 1 ही लगा देते हैं। तो आपको याद ऐसे रखना है, जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही उसकी मात्रा होती है 1, और जिसके ऊपर 1 मात्रा दिखाई दे रही है उसकी मात्रा होती है 2। इस तरह से याद रखिए। व्यंजन में इनका प्रयोग कैसे होता है? के, क, उच्चारण ऐसे ही होगा व्यंजन के साथ, ठीक है, जिस तरह से हम करेंगे। ये ओ, इसकी मात्रा ये, और ये आओ, और इसकी मात्रा ये। व्यंजन के साथ इनका प्रयोग होता है को और कौ, ठीक है। ये अनुस्वार कहलाता है, इसकी मात्रा ये, और कभी कभी ये होता है। इसमें भी काफी विवाद है, बहुत लोगों ने अलग अलग दिया है। कोई इसको अनुस्वार कहता है और इसको अनुनासिक कहता है, अलग अलग से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चंद्र बिंदु है और ये अनुस्वार है। अभी आप जब देखेंगे, जब तक इस पे स्पष्ट चीजें नहीं है तो ऐसे समझ लो कि संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है और हिंदी शब्दों में इसका प्रयोग होता है जब हमें इसकी मात्रा की जरूरत होती है, ठीक है। और इस पे विस्तार से बात करेंगे हम वर्तनी की दूसरी क्लास में। अभी के लिए इतना ही। और ये होता है अह, ठीक है। अब इनका प्रयोग हमारे व्यंजन के साथ कैसे होता है? इस प्रकार, या तो इस प्रकार, और ये इस प्रकार, ठीक है। लिख लो, इसको उतार लो अब।
जल्दी फटाफट से लिख लो, फिर इसमें एक चीज और बताती हूँ। मैम क्लास का फर्स्ट डे है क्या? हाँ बच्चा, आज क्लास पहली ही है। और आप में से जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं तो निधि एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जिन छात्रों को कमेंट से परेशानी हो रही है उनको मेरी सलाह है कि वो वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके देखें। ना देखे, कहते हैं ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, ना दिखेगा आपको कमेंट ना आपको गुस्सा आएगा। अब जो लोग क्लास लेते समय कमेंट करते रहते हैं बच्चा, वो पढ़ने नहीं आए, वो मस्ती के लिए आए हैं। ठीक है, तो जिनको पढ़ना है वो कमेंट को हटा ही दें। लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो एक बात और बताती हूँ, थोड़ा एक कारण होता है, मिटा दूं इसको। एक कारण होता है जो हमने री की बात कही थी कि कुछ लोग इस री को क्यों स्वर नहीं मानते। वो इसलिए इसको स्वर नहीं मानते कि हम जैसे ये जो हमारे जितने भी स्वर हैं, अगर हम इनका दीर्घ उच्चारण करें, मतलब लगातार अगर हम इनको उच्चारित करें तो ये एक ही सुर में उच्चारित होते चले जाते हैं। जैसे मान लो ये अ है, तो अगर हम इसका उच्चारण करें अ, तो ये लास्ट तक अ ही रहेगा। और ऐसे ही जैसे ये आ, अगर इस आ को कहें तो आ, ये आ ही रहेगा। ऐसे ही ई, तो इसको अगर उच्चारित करें तो ई, लास्ट तक ई रहेगा और बड़ी ई भी ई रहेगा। ऐसे ही ऊ भी है। लेकिन जो ये हमारा री है, इसमें क्या होता है, इसका जो स्वर है री, ये री की बजाय जब इसको लघु खींचते हैं तो ये ई में बदल जाता है। तो एक ये कारण है, इस आधार पर लोग कहते हैं कि इनको इसको स्वर से अलग रखना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोग उसका तर्क देते हैं कि ज़रूरत क्या है, हमें कोई ऐसा बोलने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है कि हमें इतना लंबा खींचना है जो उसको बाहर रखा जाए। तो ये कई सारे तर्क होते हैं। अभी ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने इसलिए आपको बता दी। तो आप ये देखेंगे कि स्वर के अंदर आप हर वर्ण को ये पाएंगे कि अगर हम उसको लंबा खींच रहे हैं तो वह लंबे खींचने पे भी वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, बस किसको छोड़कर? री को छोड़कर। अब यहाँ पे जब हमने मात्राओं के बारे में कुछ जाना, अच्छा इससे पहले आपको एक चीज और बताती हूँ। यहाँ पे अभी मैंने जो आपको स्वर के लिए कहा था कि आपको स्वर पे ध्यान देना है, लघु कौन सा है और दीर्घ कौन सा है। तो जब आप अपने लेखन में अब सुधारेंगे अब के बाद, तो आपको ध्यान देना है। जैसे एक शब्द मैं आपको लिखने को बोलती हूँ, आपको लिखना है यहीं पे रफ कॉपी जो आपके पास है इस पे निधि शब्द लिखो। निधि, इसमें मत लिखो रफ कॉपी पे, या लास्ट पेज पे चले जाओ, लास्ट पेज दिया हुआ है खाली। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। लिखा निधि। नकल मत करो, मत नकल करो, देख रहे हैं। देखो कितने छात्रों ने ऐसे लिखा है? ठीक है, सबने। तो ध्यान दो, जब हम इसको लिख रहे हैं अक्सर इस शब्द को लोग कैसे लिखते हैं, जब मैं बोलती हूँ तो ऐसे, कुछ ऐसे लिखते हैं और कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये दो ज्यादा देखने को मिलते हैं मुझे। तो ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे तोड़ेंगे इसको दो टुकड़ों में। हमने कैसे उच्चारण किया? नी और धी। तो हम बोल रहे हैं निधि, तभी जल्दी से बोल रहे हैं निधि। तो इसमें नी और धी छोटी की मात्रा आ रही है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो ये क्या होगा? नी धी। तो हम इसका उच्चारण कैसे करें? नी धी। गलत हो गया, तो आपको ये पता चल जाता है कि इसका मतलब इस पे ये नहीं आएगी। इसी तरह से जब आप इसको तोड़ के देखेंगे तो नी धी, तो जब आप बोलेंगे नी धी तो फिर गलत हो गया। तो ये आपको पता चल जाता है कि नहीं, दोनों ही वर्णों पर क्या आएगी? मात्रा छोटी आएगी। अब
कोई दूसरा बोलेगा, आप उसके उच्चारण पे मत जाइए। अब मैंने यही बात आपको कही कि कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे आपने ये नकल करी, ठीक है, रुको रुको, मैं वही बता रही हूँ। जैसे आपने नकल करी, तो जिस समय नकल करी, माना कि दुनिया जहान सब गलत उच्चारण कर रहा है, लेकिन आप तो सही समझ रहे हैं ना, मतलब उच्चारण। तो जब ये लिखा हुआ है तो अपने दिमाग में फिट कर लो कि ये निधि ऐसे है, और इसको ये कहते हैं ना, फिट करके लॉक कर दो। शब्दों की पहचान ऐसे ही होगी, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि वर्ण किस तरह से है। अब जैसे देखो, दूसरा शब्द बताती हूं आपको। जैसे एक शब्द है, क्या है इसका उच्चारण, क्या पढ़ोगे, बोलो। हाँ, तुम गलत बोल रहे हो। सीला नहीं, शिला, क्योंकि आप इसको ऐसे टुकड़े में तोड़ो। शी, ये क्या है, सी, क्योंकि इस पर छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। सी ला, सी ला, तो सिला। जब आप इसको बोलोगे तो ऐसे आ जाएगा। अब इसी में एक दूसरा शब्द है, तो आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो सी ला, सी ला, सी ला, सीला। समझ गए। तो ये डिपेंड करेगा आपके उच्चारण पर, और ये सारी चीजें आपको तभी सीखनी पड़ेंगी कि जब ऐसे होता है। अब जैसे मान लो शब्द है, और अगर हम इसे ऐसे लिख दें तो कैसे आप पता करोगे कि भालू शब्द में छोटा ऊ होगा कि बड़ा ऊ होगा। तो आप दो टुकड़ों में तोड़ो, भालू, भालू, भालू होता है कि भालू होता है। तो हम पढ़ते हैं भालू, निर्बाध रूप से चलता है आराम से। तो हम इसको ऐसे सीखेंगे, भालू, भालू मतलब भालू। समझ गए। इसी तरह से आपको शब्दों को सीखना है, यानी छोटी बड़ी जो इनमें होगा। जैसे मान लो शब्द है, हाँ देखो, अभी पहले इस शब्द को देखो फिर बताते हैं शब्द। अब ये बताओ, आप राजू बोलते हो, मतलब राजू बोलते हो के राजू बोलते हो। तो राजू, तो आपको दो टुकड़ों में है ना, राजू, 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 इस तरह से। तो ऐसे सुधरेगा, और इसे कोई और दूसरा नहीं सुधार सकता। और ना ही देखो, आप जिस स्तर पे आ गए हो, आपको लगता है कि कोई टीचर आपके साथ इस तरह से चलेगा, लेकिन आप में से अगर कोई छात्र सीखना चाहता है अपने शब्दों को, तो क्लास के बाद रुक जाना, 5 मिनट क्लास के बाद 10 मिनट के लिए। मैंने उन छात्रों के लिए, क्योंकि एक दो छात्र हैं जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने तरीका निकाला है कि मैं आप लोगों को सुलेख करवाऊंगी। मैं यहाँ से बोलूँगी और शब्द आप उसे लिखेंगे, और लिख के फिर आप मुझे उसी समय चेक कराएंगे, और आपके शब्द पर हम काम करेंगे कि कैसे आपके शब्द में गलती हो रही है। चाहे हमें वो रटवाना हो आपको 10 बार लिख के, तो हम इस तरह से काम करेंगे। तो जिन छात्रों को अगर इस तरह की परेशानी और वो चाहते हैं कि मेरा लेखन सुधर जाए, तो क्लास के बाद रुक जाना। मॉर्निंग वाले बैच में ये मैं करवाने जा रही हूँ आज ही से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कैसे समझना है। अभी इन्होंने एक शब्द दिया है कि हमें गीला शब्द लिखना है। हाँ, तो देखो दो शब्द है, अब इन्होंने जिस शब्द की बात करी है, गीला शब्द मतलब नमी जिसके अंदर, तो वो शब्द कैसे बोला जा रहा है, गीला। तो गीला, गीला, तो हम बोलेंगे कि ये तो गीला हो गया, तो गीला, ऐसे ही तो बोल रहे हैं हम। देखो ये आपकी टोन पे मैं बताती हूँ, सबसे ज्यादा समस्या क्यों आती है, क्योंकि हमारी भाषा के अनुसार टोन अलग अलग है। कहीं पे अगर हम मान लो खड़ी बोली में चले जाते हैं तो वो ओकार हो जाती है, ओकार बहुला, मतलब हर चीज़ में हम केवल ओकार ही लगाएंगे, हम औ या ओ इनमें अंतर नहीं कर पाते। ये डिपेंड करता है हमारी टोन पे। तो बस यही है कि हम अपनी टोन से बाहर आना है,
ऐसे सीखना है। अब जैसे शब्द है गिला, इस गिला का मतलब क्या है? मन में मतलब शिकायत, ठीक है। तो कहते हैं मुझे तुमसे गिला है, तो गिला तो ग हम जल्दी बोल रहे हैं, अब हम कहेंगे मुझे तुमसे गीला है, तो शब्द का अनर्थ हो गया ना। तो आप ये जानते हैं शब्द कैसे बोला जा रहा है, बस आपको ना ध्यान देना है कब, जब आप उसको किताबों में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने अध्ययन करते समय शब्द पर फोकस करिए, और जब आप लिख रहे हैं तो लिखते समय ध्यान दीजिए कि हमें क्या लिखना है। तो किसी भी वर्तनी को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। आपने अंग्रेजी भाषा कैसे सीखी? कैसे सीखी? उसमें तो कितने सारे शब्द साइलेंट होते हैं, वहां पे आप उन सारी चीज़ों को सीखते तो क्या करते हैं, दिमाग में लगाते हैं ना कि जो इसमें प्रॉब्लम है और सारी चीज़ें। तो जैसे धीरे धीरे आप इन शब्दों पे, और हिंदी का फायदा ये है कि आप इनका उच्चारण करके सीख सकते हैं। आप जैसे देखें आपको अंतर समझ में आ रहा है कि गीला क्या होता है और गिला क्या होता है। तो जब आप गिला बोल रहे हैं तो मतलब ग पे जल्दी ई चढ़ा रहे हैं, और जब आप गीला बोल रहे हैं तो उस पर खींच के बोल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट ये 2 पॉइंट खत्म कर लो, आज यहाँ पे इस पॉइंट को हम खत्म कर लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना कि आपको कैसे सुधार करना है अपनी पंक्तियों पर, ठीक है, वर्तनी के अंदर। यहाँ पे पॉइंट दिया है, पॉइंट 1, आ, ई, ओ, आओ और आ, ये मात्राएं ऐसी हैं जो किसी भी वर्ण यानी किसी भी व्यंजन के पीछे लगती हैं, जैसे राधा, नीलम, सोनम, गौरी, अतः, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ई। ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है, जैसे निधि, सिरा, जिसका, ठीक है, और आदि में भी लगी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब 2 शब्द होते हैं, एक होता है आदि और एक होता है आदि। इस आदि का मतलब इसके जैसा और या शुरुआत, और इस आदि का मतलब लत लगना, आदत हो जाना, ठीक है। कौन सा खाने वाला? अच्छा, तो वो बोलते होंगे तो अदरक बना लो ठीक है, हम नहीं बोलते, हमने आज ही सुना है आपके मुंह से। नंबर 3 देखो, उ, ऊ और री, ये 3 मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं, ठीक है, जैसे कुसुम, दीपू, कृषि, वृत आदि। 4 में पॉइंट कहता है ए, आय और अंग, ये 3 मात्राएं वर्ण के ऊपर लगती हैं, जैसे पैर, सैर, आंख, चांद, देवेंद्र। अब आपको एक बात यहाँ पे पता चलती है कि जो मात्राएं हमारी वो किस दिशा में लगती हैं किसी व्यंजन के। अगर ये पूछ लिया जाए मान लो आपसे कि हमारी हिंदी में या देवनागरी में मात्राएं व्यंजन के किस दिशा में लगती हैं, तो चारों ओर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, समझ गए ना। और ये वर्ण ऐसा, अभी ये पॉइंट ऐसा है, इसको कोई पढ़ाएगा तो नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। ये मुझे पता है आप लोगों को पहले से पता है ये सारे पॉइंट, पर यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको लिखवाना चाह रही हूँ जो आपको जरूरी है। लिखो 5, पॉइंट नंबर 5 डाल के लिखो, जल्दी से, थोड़ी स्पीड तेज कर लो। जब किसी, नंबर 5 डाल के लिखो, जब किसी शब्द की शुरुआत, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है, तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे आदमी, जैसे ऊन, जैसे इमली, जैसे
एहसान आदि। क्या कहना चाहता है ये पॉइंट? ये पॉइंट कह रहा है कि अब जब हम शब्द लिखने जाएंगे, क्योंकि अब हम वर्ण सीख रहे हैं, वर्ण के बाद हमको शब्द सीखना है, तो जब हम शब्द सीखेंगे तो यदि किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से हो रही है तो स्वर अपने मात्रिक रूप में नहीं आएगा, वो अपने वास्तविक रूप में आएगा। जैसे आदमी शब्द में आ लिखा है तो ये अपने वास्तविक रूप में आया। हम ऐसे नहीं लिखते आदमी, ऐसे, समझ गए ना? इसके कहने का मतलब है ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जैसे ऊन में ये शुरुआत हुई है तो ऊन में ऊ वास्तविक रूप में है, इमली में ई से शुरुआत है तो वास्तविक रूप में है, एहसान में ए से शुरुआत है तो ये अपने वास्तविक रूप में है। पॉइंट नंबर 6, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार दो या दो से अधिक, लगातार दो या दो से अधिक स्वर आते हैं, लगातार दो या दो से अधिक स्वर आते हैं, तो पहला स्वर अपने वास्तविक रूप में, तो पहला स्वर अपने वास्तविक रूप में तथा दूसरा स्वर मैंने गलत लिखवा दिया, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में, फिर दोबारा से करो, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना मेरा ध्यान इनकी वर्तनी पे चला गया था, मैं देख रही थी शब्दों में कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और मैं कुछ और ही भूल गई। एक बार बताओ क्या लिखा है आपने? तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा अंतिम स्वर वास्तविक रूप में आता है। पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा अंतिम स्वर का मतलब अब 2, 3, 4 जितने भी हैं सबकी बात है, वास्तविक रूप में आता है। जैसे देखो उदाहरण, शब्द है शुरुआत, जैसे शब्द है बताइए, ठीक है। और भी शब्द जैसे गुंजाइश लिख सकते हैं, आदि। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसने ये कहा है कि किसी भी शब्द में अगर ऐसा होता है कि किसी व्यंजन के बाद लगातार 2 या 2 से अधिक स्वर आ जाएं, तो पहला जो स्वर होगा वो तो मात्रा के रूप में लगेगा और दूसरा तीसरा जो भी है वो अपने वास्तविक रूप में आएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं इसको खोल कर लिखती हूँ, ठीक है, खोल कर मतलब वर्णों में। ये है हमारा व्यंजन, इसकी मात्रा क्या है, ये व्यंजन है अगला हमारा, इसकी मात्रा क्या है, उ। फिर हमारे पास क्या है, ये स्वर है, तो ये स्वर आ गया। फिर हमारे पास व्यंजन है और फिर इसकी मात्रा है। तो ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ ये कह रहा है, ओ शिट, मैंने जो लिखा था वो सब गलत चला गया, आ गया, थैंक गॉड। चलो, तो मैं क्या कह रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि ये व्यंजन है, इस व्यंजन के बाद ये स्वर और फिर एक स्वर आ गया, यानी 2 स्वर यहाँ पे आए। तो ये जो पहला वाला स्वर है ये इसके साथ मात्रिक रूप में लगेगा, ठीक है, और इसके बाद जो ये दूसरा स्वर आ गया ये वास्तविक रूप में होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, ये मात्रा में मतलब ये ऐसा क्यों नहीं लगा? ऐसा लिख सकते थे क्या हम
ये पॉइंट मैं कभी आपको लिखवाती नहीं थी, लेकिन तब लिखवाने लगी कि एक बार मैं ऐसे ही शुरुआत शब्द मैंने बोला था तो छात्र ने लिख लिया था ऐसे, तो मुझे उसके बाद ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब छात्रों को इस तरह की भी प्रॉब्लम है लिखन में, तो इसलिए बताना शुरू किया है कि ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे समझते हैं ऐसा क्यों है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। देखो ये जो त आया है, इस त को उच्चारण देने के लिए कौन सा स्वर, ये, ठीक है। ये जो स आया है, इस स को उच्चारण देने के लिए कौन सा स्वर, ये, और ये जो र आया है इसको उच्चारण देने के लिए कौन सा स्वर, ये। अब यहाँ पे अकेला कौन बच गया, अकेला बच गया ये आ। इसे किसी और को उच्चारण देना है क्या, नहीं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो ये रह गया अकेला। तो स्वर अपने मात्रिक रूप में तभी आता है जब उसे किसी व्यंजन को सहारा देना होता है, ठीक है। एक शब्द हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, सहारा देना, यानी स्वर व्यंजन के साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसको उच्चारण करने में सहारा दे रहा है, मतलब उसकी मदद कर रहा है। तो जब वो उसकी मदद करने के लिए आता है तो वो अपने मात्रिक रूप में आता है, ये इसका स्वर ये, इसका स्वर ये, इसका स्वर ये। अब यहाँ जो ये बच गया, ये क्या रह गया, अकेला, और जब ये अकेला है तो ये स्वतंत्र रहेगा, मतलब अपने वास्तविक रूप में आएगा। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसमें ये जोड़ा हम देख रहे हैं, व्यंजन क्या है, त के बाद क्या है, आ के बाद क्या है, ई के बाद क्या है, ए। अब हमको ये पता है कि इस त को उच्चारण कराने के लिए ये तो आ गया, तो ये हो गया मात्रिक रूप में। अब इसके आगे कोई स्वर व्यंजन नहीं है तो ये अपने वास्तविक रूप में होगा, इसके आगे कोई व्यंजन नहीं है, ये अपने वास्तविक रूप में होगा, क्योंकि इसकी अपनी ध्वनि, इसकी अपनी ध्वनि, ये किसी को सहारा देने नहीं आ रहा। जब ये किसी को सहारा देने नहीं आ रहा तो अपने वास्तविक रूप में रहता है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से गुंजाइश में यहाँ पर ये हमारा ज के बाद क्या आया, अ, और फिर हमारा ये ई, तो इस ज को मदद करने के लिए तो ये आ गया, और ई क्या हो गया, वास्तविक रूप में हो गया। तो बात समझ में आ गई ना, इसलिए ये वास्तविक रूप में रहते हैं। और पहला मात्रिक रूप में इसलिए रहता है क्योंकि वो पहले उस व्यंजन को क्या कर रहा है, उच्चारण प्रदान कर रहा है। अब इसके साथ ये पॉइंट भी होता है कि हमारे जो ये स्वर हैं, कभी कभी ये लगातार 3, 4, 5 व्यंजन को भी स्वर प्रदान कर देते हैं। जैसे आप लिखोगे सत्य, सत्य शब्द की बात करोगे तो इसमें त व्यंजन है, फिर य व्यंजन है, और फिर ये अ स्वर है। अब ये अ स्वर इन दोनों को उच्चारण में मदद कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब इनको क्या कहते हैं, और ये सारी चीज तो ये हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल इसके आगे हम, अभी तक हमने जो पढ़ा ये एक बेसिक था, लेकिन कल की क्लास में हम वो पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बोलो।